हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा हिंदी का पहला क्लास है और हिंदी को हम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे। और आज हमारा जो क्लास है वो हमारा डेमो क्लास समझ लीजिए है। इसको आप निश्चित रूप से पढ़िए और देखिए, अगर समझ में आपको आता है तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूँ। यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा। केवल मेरा अपना ऑफलाइन क्लास चलता है, वहीं से मैं कुछ पैसा अर्न करता हूँ। बाकी यूट्यूब वगैरह पर कुछ भी पैसा इनकम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चलिए अब हम अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या सीखना होगा भाषा के बारे में, यानी भाषा कहाँ से आया है, भाषा किस जगह से आया है। तो ये जानते रहिए, ये जो भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द को लाया कहाँ से गया, संस्कृत के भाष धातु से लाया गया है। संस्कृत के भाष धातु से, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है और इस भाष का अर्थ होता है बोलना, है ना, बोलना या फिर व्यक्त करना। तो भाषा कहाँ से आया है, संस्कृत के भाष शब्द से आया है, भाष धातु से आया है। और इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है, बोलना या व्यक्त करना। अब इसका अगर हम अर्थ देखें या हम परिभाषा कहें, है ना, इसकी परिभाषा, भाषा की परिभाषा क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको भी समझ में आना चाहिए कि वास्तव में भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो भाषा एक साधन है, एक माध्यम है। भाषा क्या है, एक ऐसा साधन या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे मन में विचार बना पानी पीने का और मैं पानी मांगना चाहता हूँ, तो अब क्या करूँगा, मुझको पानी पीना है ऐसा मैं कहूँगा किसी से, यानी बोल सकता हूँ और लिख सकता हूँ या संकेत कर सकता हूँ। ये तीन माध्यम होते हैं, भाषा के तीन माध्यम होते हैं, बोल करके, लिख करके और संकेत करके। इन तीनों माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके मैं क्या करूँगा, अपने मन के विचार को आप तक पहुँचा दूँगा। तो एक व्यक्ति के मन के विचार को दूसरे व्यक्ति के मन तक पहुँचा देना ही क्या है, भाषा है। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन के विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। अब भाषा का जो ये एक तो हो गया, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत के भाष धातु से हुई जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। भाषा की परिभाषा हो जाएगी कि व्यक्ति के हृदय का विचार, व्यक्ति के हृदय में जो विचार है उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का माध्यम ही क्या है, भाषा है। अब भाषा की विशेषता को देखें। भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा की विशेषता में आपको मैं 6 पॉइंट बताऊंगा, 6 के 6 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा अपने आप नहीं बन गई है ना। हम आप अगर किसी भाषा को जानना सीखना चाहते हैं तो इसको हमें सीखना पड़ेगा, अपने आप हमको भाषा नहीं आ जाएगी, ईश्वर प्रदत्त नहीं है। हम धरती पर आते हैं, हमको जो भाषा सुनाई जाएगी, सिखाई जाएगी, लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसी को हम सीख पाएंगे, है ना। अदरवाइज हमको कुछ भी ना सिखाया जाए, जैसे हमको जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर हम जानवरों की भाषा सीख लेंगे, वहाँ पर हमको इस समाज की, मानव समाज की भाषा हमको समझ में नहीं आएगी। तो भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, यानी इसको ग्रहण किया जाता है, ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ये अर्जित संपत्ति है। दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी
जैसे इस धरती पर आप अकेले रहो, आप अकेले रहोगे तो कोई समाज रहेगा नहीं। अगर कोई समाज नहीं है तो आपको भाषा की क्या आवश्यकता है? किसी से बोलना नहीं है, बात ही नहीं करना है, किसी से कुछ मंगवाना नहीं है, यानी भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब भाषा की आवश्यकता वहीं होती है जहाँ समाज होता है ना। अभी आप अकेले जंगल में चले जाओ, किसी से कुछ बोलना ही नहीं है, जानवर आपकी भाषा समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, वो तो आपका अलग है विचार की, मतलब आप उसको दुलार प्यार देने के लिए आप कुछ भी कह लेते हो, सुन लेते हो, अदरवाइज वहाँ भी आपको भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो भाषा क्या है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब आप समाज में रहते हो तभी आपको भाषा की आवश्यकता महसूस होती है। और तीसरा पॉइंट आपका ये होता है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप नहीं है, यानी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, स्वरूप नहीं होता है ना। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा होता है कि भाषा ना परिवर्तनशील होती है। एक पॉइंट ये भी लिख लो, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे आप अभी आपको अभी भाषा के विकास का क्रम हम बताएंगे, भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो पहले हमारे देश में ये हिंदी नहीं थी, देव भाषा, मूल भाषा या संस्कृत भाषा, तीनों एक ही नाम है। देव भाषा कहिए या मूल भाषा कहिए या संस्कृत भाषा कहिए। हमारे देश में पहले संस्कृत भाषा थी। वो संस्कृत भाषा आपका लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में त्रुटि थी। उसके बाद वो पाली भाषा में आई, पाली से प्राकृत भाषा में आई, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा में आई। इस तरह से कहने का मतलब है कि भाषा का विकास हुआ, यानी भाषा ने अपना परिवर्तन किया है। तो भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन इस भाषा का कभी कोई अंत नहीं होगा। यानी भाषा का अंतिम स्वरूप भी नहीं होता है। भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। और अगला पॉइंट ये लिख लीजिए, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है, यानी कठिन भाषा से सरल भाषा की ओर ये प्रवाहित होता है। जैसे प्राचीन काल में अगर चले जाएं तो जो हमारी मूल भाषा थी, वैदिक भाषा थी, है ना, जो मूल भाषा या देव भाषा थी संस्कृत, वो काफ़ी कठिन होता था, है ना। एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही शब्द होता था, शायद यहाँ भी ना पूरा हो तो दूसरी लाइन में भी पहुँच जाता था। उतना बड़ा क्या होता था, एक ही शब्द रहता था। बताइए उसको पढ़ना, उच्चारित करना, समझना कितना कठिन हुआ करता था। तो क्या ऐसा अब रह गया? धीरे धीरे इनको सरल करते करते एकदम सरल रूप ले लिया गया है, यानी कठिन से इसका सरल की ओर प्रवाह होता है। जैसे आज के ही समय में देख लीजिए किसी का नाम बहुत कठिन है ना, तो उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, है ना, आसान हम लोग कर लेते हैं, अलग थोड़ा सा नाम बना लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि जैसे हल्दी होती है ना, इसका ये जो मूल नाम होता है हरिद्रिका था, हरिद्रिका को अब कहना कितना कठिन है ना। तो अब इसको हमने क्या कह दिया, हल्दी कह दिया। और हमारे यहाँ पर प्रचलन में हरदी भी आ गया, हरदी, है ना। तो ये कितना कठिन था, थोड़ा आसान बनाया तो हल्दी शब्द का प्रयोग किया, और आसान बनाया हरदी कह दिया। तो ये प्रवाह हो रहा है, यानी भाषा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। कितना पॉइंट हो गया? 2, 2, 4, 1, 5। एक पॉइंट इसमें और है, 6 पॉइंट है। हाँ, भाषा का अपना मानक स्वरूप होता है। भाषा का अपना मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है।
मानक स्वरूप होता है। तो भाषा की विशेषता में ये 6 चीज़ें हैं, 6 पॉइंट हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको भी याद रखिएगा कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर है, यानी भाषा जो परिवर्तित हो रही है वो कठिन से सरल की ओर परिवर्तन इसका हो रहा है। भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है। जैसे हमारे देश में अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है ना, भोजपुरी भाषा है, ऐसे तमाम भाषाएं हैं, लेकिन ये सब क्या है? हिंदी ही है, सब हिंदी हैं। इनका मानक रूप क्या है? हिंदी खड़ी बोली है ना। तो भले ही कितना भी हम टेढ़ा मेढ़ा कुछ कह करके बोल लें अपने क्षेत्र में, अपने घर पर, लेकिन जब हमको राष्ट्रीय स्तर पर बोलना पड़ेगा, खड़ी बोली में बोलना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपके अपने आसपास की भाषा जो भी आप बिगाड़ करके प्रयोग करते हैं उसको नहीं, मूल रूप से खड़ी बोली में आपको बोलना पड़ेगा। तो वही है कि भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है ना। खड़ी बोली कैसे बोलते हैं, अपने क्षेत्र में कैसे बोलते हैं, वही अंदाज़ा लगा लीजिए, है ना। अब चलिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को सीखने का 3 दृष्टिकोण बताया गया है ना। इनको मिटा देते हैं। भाषा की विशेषता हो गई, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को सीखने के 3 अंग हैं, है ना। देखिए, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, थोड़ा सा स्याही भर लूता है ना, वीडियो रोकना पड़ेगा। हाँ, देखिए, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के लिए जो दृष्टिकोण दिया है वो दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण है। तीनों कौन कौन से हैं? देखिए, 3 दृष्टिकोण है, उसमें आपका पहला है जिज्ञासा। आप सभी लोग जानते हो, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की तीव्र इच्छा को हम कहते हैं जिज्ञासा। किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की तीव्र इच्छा आपके अंदर हो रही है तो उसको कहा जाता है जिज्ञासा। यानी भाषा को सीखना है तो आपके अंदर भाषा सीखने की ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट है अनुकरण, यानी जानने की इच्छा आपके अंदर आ गई, किसी भाषा को सीखने की इच्छा आपके अंदर आ गई है तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, यानी अनुकरण करने का भी कला आपको आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है अभ्यास, है ना। यानी जानने की तीव्र इच्छा है, आप अनुकरण भी कर रहे हो और अब ज़रूरत है अभ्यास करने की, है ना। केवल भाषा के ही ऊपर ये लागू नहीं होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई जब जो भी हो रही है ना, जितना भी पढ़ रहे हो आप भाषा ही तो सीख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा को सीखने का 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक तो जिज्ञासा यानी जानने की तीव्र इच्छा, और दूसरा अनुकरण यानी अनुकरण किसी चीज़ को ग्रहण करने की कला, है ना। और तीसरा अभ्यास, यानी जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो आपको बार बार उनका अभ्यास करना, याद करना, तैयार करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपको भाषा सीखने का ये तीनों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब भाषा सीखने का जो क्रम है ना, भाषा सीखने का क्रम क्या है? भाषा सीखने का क्रम देखिए, भाषा सीखने का क्रम क्या है ना। पहले तो आप ये जानते रहिए कि जैसे पहले कोई ध्वनि आप सुनोगे तभी तो उस पर थोड़ा अमल करोगे, अपना दिमाग चलाओगे। तो सबसे पहला होता है सुनना, है ना, सुनना। उसके बाद बोलना,
है ना। आप आवाज़ सुन रहे हो तो आवाज़ यानी आवाज़ निकालने की भी तो कला आनी चाहिए, है ना। पहले आप ध्वनि को सुनोगे तब ध्वनि को निकालोगे यानी बोलोगे, है ना। तो सुनना, बोलना और उसके बाद पढ़ना, है ना। उसके बाद होता है लिखना। ये दोस्तों यही सही क्रम है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका जो क्रम है भाषा सीखने का, जो क्रम है वो यही है। इसको आप सुबोपाली से याद कर सकते हो। सुबोपाली, है ना। सु से सुनना, है ना। बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। सुबोपाली से आप याद कर सकते हो। अब देखिए भाषा का प्रकार। भाषा प्रकार आपको हमने बताया कि भाषा क्या है। इस चीज़ को मैंने तो बता दिया कि भाषा क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है। भाषा क्या है, एक साधन है या एक माध्यम है। कैसा माध्यम है, मन के विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का। मन में उत्पन्न हुए विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन या माध्यम ही क्या है, भाषा है। अब जब हमारे मन में, हमारे अंदर कोई भाव बना, कोई विचार बना, तो उसको दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, बोल करके पहुंचा सकते हैं। बोल करके पहुंचा सकते हैं, इसका मतलब मौखिक, है ना। भाषा के प्रकार यानी भाषा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, मौखिक। दूसरा, हमने लिखना उखना भी सीख लिया है तो लिख कर भी हम अपने मन के विचार को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। और तीसरा होता है संकेत करके, सांकेतिक, है ना। तो भाषा का अगर प्रकार पूछा जाए तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब भी भाषा के विकास का क्रम, भाषा के विकास का क्रम, इन सभी चीज़ों को जो मैं बताया हूँ उनको नोट करते चलिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट में बता रहा हूँ, है ना। देखिए एक क्लास आपको एक्स्ट्रा भले ही पढ़ना पड़ जाए, लेकिन ये सभी टीचर्स इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, इस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मुझको ये उचित नहीं लगा। अगर पढ़ा रहा हूँ तो पहले इसी को मैं पढ़ाऊँगा कि भाषा कहाँ से बना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त करना, है ना। और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके क्या होते हैं, सीखने का क्रम क्या होता है और भाषा का प्रकार क्या होता है। अब भाषा के विकास का क्रम, हेडिंग डालिए, भाषा के विकास का क्रम। भाषा के विकास का लिए भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप। देखिए दोस्तों भाषा का 3 स्वरूप यहाँ पर है ना। भाषा के कितने स्वरूप हैं, 3 स्वरूप हैं। भाषा का एक तो ऐतिहासिक स्वरूप होता है, इतिहास के अनुसार भाषा कैसे कैसे बढ़ती गई, चलती गई, है ना, क्या परिवर्तन हुआ, ऐतिहासिक स्वरूप। ऐतिहासिक स्वरूप। और दूसरा होता है भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप। और तीसरा होता है संवैधानिक या राजनैतिक स्वरूप, या राजनैतिक। संवैधानिक या राजनैतिक स्वरूप। अब इन तीनों को भी अच्छे से हमको सीखना है और समझना है। अब देखिए ये जो ऐतिहासिक स्वरूप है इसको देख लेते हैं। ऐतिहासिक स्वरूप यानी हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा। ऐतिहासिक स्वरूप,
ऐतिहासिक स्वरूप, यानी हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा है। तो आप इतना जानते रहिए कि हिंदी पहले अपने मूल रूप में थी। मूल रूप में इसका मतलब संस्कृत में थी, है ना, संस्कृत में थी। और जब ये संस्कृत से रूप परिवर्तित की तो एक लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत, और एक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के रूप में आई। और ये वैदिक संस्कृत के रूप में जब थी तभी वेद, पुराण इत्यादि की रचना हुई। हालांकि पुराणों की रचना बाद में भी हुई, लेकिन कुछ पुराण ऐसे हैं जिनको वैदिक काल में, या हम ये कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत में उसको लिखा गया था। अब वैदिक संस्कृत रूप परिवर्तन करके आगे बढ़ी तो वह पाली भाषा में आई, और इस पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। और ये पाली भाषा आगे चल कर के पुनः रूप परिवर्तन की तो वह आई प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। और ये प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथ लिखे गए। और ये प्राकृतिक भाषा आगे चल कर के अपभ्रंश भाषा में आई, है ना, अपभ्रंश भाषा में। और ये अपभ्रंश आगे चल करके सौर श्रेणी अपभ्रंश में आया, सौर श्रेणी अपभ्रंश में आया। और सौर श्रेणी अपभ्रंश आगे चल करके हिंदी का रूप लिया। तो इतिहास, हिंदी का इतिहास क्या रहा, यानी हिंदी जो अपने रूप में आज है, इससे पहले ये हिंदी सौर श्रेणी अपभ्रंश में थी, सौर श्रेणी अपभ्रंश में। और सौर श्रेणी अपभ्रंश से पहले अपभ्रंश भाषा थी, और इससे पहले प्राकृतिक भाषा थी, और इससे भी पहले पाली भाषा, और इससे भी पहले वैदिक संस्कृत के रूप में थी, और इससे पहले वो संस्कृत के रूप में थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी संस्कृत है ना, ये जो हमारी हिंदी है, ये हमारी हिंदी की जननी कौन सी है, तो हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। नीचे आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये है ना, ये हाँ। अब चलिए देखिए, ये हो चुका आपका ऐतिहासिक स्वरूप। भौगोलिक स्वरूप इसका क्या रहा, यानी इसका भूगोल क्या रहा। ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हिंदी कहाँ थी, कहाँ नहीं थी, यानी उसका अपना एक भौगोलिक स्वरूप होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर ये भारत का मैप बना दें, ये भारत का मैप बनावें, तो देखिए हिंदी मूल रूप से आपका भारत में ही है ना। तो भारत का इसीलिए मैं मैप बना रहा हूँ। ये आपका मैप हो गया भारत का। इसमें यहाँ पर जो आपका दिख रहा है, ये है आपका हिंदी, वो क्या नाम है, यूपी, है ना। यहीं पर ये क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड। तो हिंदी उत्तर प्रदेश में, ये उत्तराखंड, यहीं पर आपका हिमाचल प्रदेश, और यहीं से इधर आएंगे तो देखिए यहीं से इधर आएंगे हरियाणा, है ना। हरियाणा के क्षेत्र में भी हिंदी थी, हरियाणा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ हरियाणा है, हरियाणा में भी थी। और यहाँ दिल्ली है ना, दिल्ली में भी थी। और कुछ क्षेत्र आपका जो राजस्थान का है, उस राजस्थान में भी हिंदी कुछ क्षेत्र में बोली जाती थी, है ना। ये राजस्थान,
राजस्थान याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? ये राजस्थान है। और मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश में भी था, है ना। यहीं पर तुम्हारा झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें भी था। तो आप ये कह सकते हो कि ये देखिए झारखंड है और ये क्या है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। तो हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है आज के डेट में? भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या है? भौगोलिक क्षेत्र ये है कि भारत में ये जो प्रांत हमने दिखाया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। और यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप दिखता है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप में भी हिंदी को बोला जाता है। तो ये था हमारा क्या? ये हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र है, हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र। अब चलें आपका संवैधानिक या राजनीतिक क्षेत्र में, यानी हमारे हिंदी को संविधान में किस जगह रखा गया है, इसका अपना संवैधानिक क्षेत्र क्या है ना। देखिए, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूची है। उस 12वीं उन 12 अनुसूचियों में से जो आपकी 8वीं अनुसूची है, संविधान की बात करें तो संविधान में अनुसूची कितनी है? अनुसूची की संख्या टोटल कितनी है? 12 है। लेकिन 12 में से जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में हिंदी का जिक्र है। न केवल हिंदी का जिक्र है, हिंदी के साथ साथ 21 और भाषा, हिंदी को ले ले तो 22 भाषा, यानी 22 भाषाओं का जिक्र आपका अनुसूची कितने में है? 8वीं में है। संविधान में भाग कितने हैं? 22 हैं। संविधान में कुल मिलाकर 22 हैं। 22 भाग में से जो 17वां भाग है, उस 17वें भाग में हिंदी का जिक्र किया गया है। और संविधान, जो मूल संविधान था, जब संविधान बन करके तैयार हुआ था, उस समय संविधान में अनुच्छेद की संख्या थी तुम्हारी 395। इस 395 में से जो 343वां अनुच्छेद है, 343वें अनुच्छेद से 351वें अनुच्छेद तक हिंदी का जिक्र किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान में, यानी संवैधानिक रूप से हिंदी, संवैधानिक या राजनीतिक स्वरूप क्या है हिंदी का? तो संविधान के अनुसूची 8 में और भाग संख्या 12 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत हमारी हिंदी को रखा गया है। ये हो गया हमारे संविधान, ये हो गया हमारे हिंदी का संवैधानिक स्वरूप। अब दोस्तों, इसके आगे का जो क्लास होगा वो मैं आपको कल दूंगा, है ना। लेकिन इतना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं हिंदी बहुत ही बेटर ढंग से पढ़ाने वाला हूं, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और वीडियो अगर देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया सारा फैक्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हम थोड़ा सा ये चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो उसको पढ़िए, और पढ़ करके उसको, कहने का मतलब है कि उसको तैयार कर लीजिए उसी दिन, क्योंकि हर रोज़ आपको पढ़ना होता है। हर रोज़ आप पेंडिंग में रखते जाएंगे, चीज़ों को आप अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। इसलिए जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसको एक बार अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि इस वीडियो को अगर आपने देख करके पढ़ लिया है तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपने जो लिखा होगा उसको ले करके आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कवर कर ले जाओगे। आज के लिए था बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।